मैं श्रीकांत और आज भारतीय राजनीति में अपराधियों का बड़ी तेजी से प्रवेश, जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर चुका है, उस पे हम परिचर्चा करेंगे। और हमारे बीच में है NRI चंद्रकांत पटेल साहब। अमेरिका के निवासी बनने के पहले, वहाँ के सफल व्यवसायी बनने के पहले ये छत्तीसगढ़ के सफल अधिवक्ता रहे। इन सब मुद्दों में हमारे पास इनसे बेहतर शख्स अभी कोई दूसरा नहीं रहा। आज चलिए इन्हीं से सब मुद्दे पे इनसे कुछ चर्चा करेंगे और निकालेंगे कि आखिर भारतीय राजनीति का भविष्य क्या है। पटेल साहब, भारतीय राजनीति में नहीं लग रहा क्या लोकसभा क्या विधानसभा, सब तरफ अपराधियों की भरमार होते जा रही है? ये चिंता का विषय देश के लिए नहीं श्रीकांत जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका में हम लोग भारतीय लोग जो रहते हैं, भारत के अनेक विषयों के बारे में चिंता करते हैं। और भारत की जो राजनीतिक क्षेत्र में जो आपने कहा कि भारत के राजनीति में अपराधियों का और इनका वो है, वहाँ पर हम लोग सब उसके बारे में हम लोग चिंता करते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी प्रजातंत्र में, और ख़ास करके वैधानिक संस्थाओं में यदि अपराधियों का यदि वहाँ पर प्रवेश होता है तो वो उस समाज के लिए, उस देश के लिए वो अच्छा नहीं माना जाएगा। जितने भी राजनीतिक दल हैं इस विषय पे गंभीर नहीं हो रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को लेकर काफ़ी गंभीर चिंता व्यक्त की है। आखिर ये राजनीतिक दल क्यों अपराधियों को टिकट देते हैं? क्या इनके जीतना का पैमाना ज़्यादा बड़ा होता है? इसके पीछे जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पर राजनीति में था, बहुत लंबे समय तक मैंने यहाँ की राजनीति में मैंने भाग लिया है, सक्रिय रूप से मैं भाग लिया था। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैंने बड़ी प्रामाणिक राजनीति की है। और अभी जो जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी है कि इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी न किसी तरह से हमको सत्ता प्राप्त करनी है। और जब ये लक्ष्य यदि होगा सत्ता प्राप्त करनी है, उसके लिए जो भी कुछ करना होगा हम करेंगे। और वो उसमें से एक कारण ये अवैध, ये जो अपने अपराधी लोगों का राजनीति में प्रवेश होना है। अपराधी इसलिए भी राजनीति में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा में जा रहे हैं कि जो भी मामला कायम होता है वो उसका में फैसला आते आते 5 साल छोड़ दीजिए 10 साल 15 साल हो जाते हैं। कहीं इस प्रकार जो फैसलों में लेट लतीफ़ी हो रही है उसका भी फायदा तो उनको नहीं मिल रहा है। नहीं, भारत की जो न्यायतंत्र है, मैं स्वयं वकील रहा और मैं जानता हूँ अभी सुधार हुआ है और इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। और राजनीतिक में ये जो अपराधी लोग जो आते हैं, निश्चित रूप से किसी राजनीतिक संरक्षण मिले और इनके खिलाफ जो अपराध जो कायम हुए उसमें उनको लाभ मिले, ये भी एक उनके पीछे मंशा है, ऐसा मेरा मानना है। ये भारतीय राजनीति में अपराध, अपराधियों के साथ साथ दूसरा जो विषय काफ़ी छाया हुआ है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या आम आदमी पार्टी, शराब को परोसना इनका प्रमुख कहा जाए कि कारोबार हो गया है या व्यवसाय हो गया है। जबकि शराब सेहत भी खराब करती है और प्रदेश की छवि भी खराब करती है। नहीं, आपका ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। शराब के मामले में मैं आर्टिकल देख रहा था कि पूरे भारतवर्ष में शराब के सेवन में जो छत्तीसगढ़ है वो नंबर 1 पर है। और जब मैंने ये समाचार को पढ़ा तो मेरा मन को बड़ा दुखित हुआ। भारत के पर्यावरण में शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं है, सामाजिक समरसता के लिए भी खतरा है, परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है, स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये हर तरह से जो शराब है ये इस पर कहीं ना कहीं से कैसे इसको अपन कंट्रोल करें, इसको सबको चिंता करने की आवश्यकता है। बजट पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक कहावत चल गई कि छत्तीसगढ़ में सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए थे, लेकिन ब्लेंडर अंग्रेजी शराब के दाम काफ़ी कम हो गए हैं, जिसका महिलाएं बल्कि काफ़ी विरोध कर रही हैं। जी नहीं, निश्चित रूप से प्राइस कम हुए हैं, इसके कारण सेवन ज़्यादा करेंगे। अब जिसको सेवन करना है, यदि प्राइस बढ़ेंगे तो भी वो सेवन करेंगे, कम होगा तो भी सेवन करेंगे। लेकिन यहाँ का जो युवा वर्ग है निश्चित रूप वो भी नशे में आदी हो चुका है। समाज का
जो सामाजिक ताना बना है जो छत्तीसगढ़ का, वो अच्छा नहीं है। मैं तो छत्तीसगढ़ के गाँव में भी जब मैं शाम के टाइम में जाता हूँ, चौपालों में देखता हूँ लोग नशे की हालत में है। ये छत्तीसगढ़ जब तक स्वस्थ नहीं होगा वैचारिक रूप से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, छत्तीसगढ़ के विकास को हम ज़्यादा उसको हम रूप में नहीं देख सकते, ऐसा मेरा मानना है। एक टाइम हम लोग सुनते रहे उड़ता पंजाब का, काफ़ी कहानी सुनते रहे, कथा सुनते रहे। जिस प्रकार यहाँ शराब को परोसा जा रहा, सस्ती की जा रही, तो मेरे को लगता वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जब उड़ता छत्तीसगढ़ यहाँ पे सुनने को मिलेगा। नहीं, उड़ता छत्तीसगढ़ तो रायपुर में ऑलरेडी हो चुका है। मैं भी रायपुर में गया था और रायपुर इस समय व्यावसायिक रूप से बड़ी तेज़ी से उभर रहा है। बड़े बड़े पैसे वालों के जो लड़के हैं, युवा वर्ग है, वो तो अचानक पैसा हाथ में आ जाने के कारण गलत दिशाओं में जा रहे हैं। अनेक तरह के नशे के आदी हैं, ड्रग्स पकड़ा रहे हैं, करोड़ों अरबों के ड्रग्स पकड़ा रहे हैं। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ आपकी जन्मभूमि है। एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते भारत में बुलेट ट्रेन को प्राथमिकता देनी चाहिए कि जो भी संचालित ट्रेन है उनमें सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, क्या चाहेंगे आप? नहीं, बुलेट ट्रेन भी आजकल के उस समय में आवश्यकता तो है, लेकिन इस समय जो ज़्यादा आवश्यकता जो मुझे ऐसा लगता है बुलेट ट्रेन से, कि जो संचालित ट्रेन है, अभी टाइमिंग देखिए ना, मैं कई अवसरों पर जब मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ तो ट्रेन को बीच बीच में रोक दिया जाता है। वो कोयले की मालगाड़ी को क्रॉस करने में घंटों घंटों तक ट्रेनें 5-5, 10-10 घंटे तक लेट है। और जो संचालित हो रही है ट्रेनें, बीच बीच में उनको 3-3, 4-4 दिन के लिए कहीं ये पटरी में वो चेंज करना है, इसमें सुधार करना है, उसमें सुधार करना है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी पीड़ादायक स्थिति है यात्रियों के लिए। तो इस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी पीड़ा ये बता रही कि जो वर्तमान समय में नागरिकों पे कोयला भारी पड़ जा रहा है, वो काफ़ी आपको पीड़ादायक। निश्चित रूप से ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोयला देश के लिए ज़रूरी है, पावर के लिए ज़रूरी है, लेकिन नागरिकों से ज़्यादा कोयला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरा मानना है। मैं भी रायपुर से आ रहा था, हमसफ़र एक्सप्रेस से करीब वो 2 घंटे तक लेट हो गई। उसका मेन कारण ये था कि वो कोयला के गाड़ियों को पास किया जा रहा था। और पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह ये स्थिति बनी नहीं हुई है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इसको हमारे जो सांसद हैं, मंत्री लोग हैं, इस दिशा में क्यों नहीं ज़्यादा विचार कर रहे हैं, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं रेल मंत्री से इस बारे में। नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर विश्व पटल पर क्या भारतीय राजनीति बड़ी मजबूत हुई है, कोई बदलाव आया है? नहीं, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी इसमें विश्व के एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। वैश्विक रूप में उनकी छवि बनी है, भारतीयों की छवि बनी है। अमेरिका में रहने वाले हम लोग 30 लाख भारतीय लोग, हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि भारत में एक ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री है जो रात दिन जो देश के लिए सोचता है, देश के लिए करता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जितना सामर्थ्य है उसका, वो पूरे सामर्थ्य के साथ काम कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे जो भी जो हमारे जो पुरातन विरासत है, उसको सबको क्या कहते हैं पुनर्स्थापित करने के लिए जो काम जो कर रहे हैं, आर्थिक रूप से जो बड़े कड़े निर्णय जो ले रहे हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। तो हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। कहीं आप अमेरिका के सफल व्यवसायी और गुजरात से भी आपका संबंध होने के चलते तो नहीं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। मेरे पूर्वज वहाँ गुजरात के थे। मेरा जन्म यहाँ चिरमिरी में हुआ। मेरा पूरे परिवार के भाई बहन का जन्म चिरमिरी में हुआ है। जब अमेरिका में रहता हूँ तो मेरा परिचय वहाँ पर गुजराती के रूप में नहीं देखा जाता। मेरा परिचय एक छत्तीसगढ़ी के रूप में यहाँ पर वहाँ अमेरिका में भी देखा जाता है। मेरी भाषा भी छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा है, गुजराती दिखती नहीं है। मैं पूरी तरह से मेरे में छत्तीसगढ़ रचा बसा हुआ है। मेरा एक स्लोगन काफ़ी यहाँ हाईलाइट हुआ है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो कैसा लगता है सुनकर? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। छत्तीसगढ़ है। आज भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक रूप से भी आगे बहुत बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, गाँव का विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बड़ी धनाढ्य संस्कृति है यहाँ की संस्कृति।
तो मुझे गर्व है कि मैं इस छत्तीसगढ़ में मैं जन्म लिया हूँ और छत्तीसगढ़ का मैं हूँ। मैं इस बात को मैं अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मैं मोदी जी पर अडानी अंबानी को बढ़ाने का आरोप लगता है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज किसी भी देश में जो व्यावसायिक रूप से जो बड़े जो प्लेयर्स रहते हैं, गवर्नमेंट को भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, और अडानी और अंबानी अपने भारत के इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा रोल है उनका। और जब ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं या कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट का लाभ उनको मिलता है। तो उसको लोग, दूसरे विरोधी लोग भी, कांग्रेस के समय में भी अडानी और अंबानी क्या कहते हैं, उनको भी सपोर्ट मिला था उनको। और तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई पर्सनल सपोर्ट उनको मिल रहा है। कैसा महसूस करते हैं यह जानकर कि भारत अब आयात नीति कम कर रहा है या आयात कम करने जा रहा है, बल्कि निर्यात बढ़ाने के दिशा में प्रयत्नशील है? कैसा महसूस करते हैं भारतीय के दृष्टि से? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये जो मोदी जी का मेक इन इंडिया का जो उनका जो स्लोगन था वो इम्प्लीमेशन करते हुए देख रहे हैं। आईफोन की फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थापित हो गई है। चिप्स जो है बनाने की जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है हार्डवेयर में, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थापित हो रही हैं। मेड इन इंडिया का भी धीरे धीरे काफ़ी प्रयास हो रहा, और निर्यात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्वालिटी सुधर रही है। R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो दांत के जो हैं, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट के जो हैं, सर्जरी के जो साधन हैं, सारी चीज़ें जो भारत से अमेरिका निर्यात होती है। और दवाइयाँ यहाँ पर जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो दवाइयाँ जो अमेरिका में जो जाती है वो भारत से जाती है। जो फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा वैश्विक मार्केट भारत है। तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है कि नहीं, भारत अभी आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने जा रहा है। बताया जाता है कि जो विदेश है, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कहीं भी, कनाडा हो, कि किसी भी देश का कर लीजिए, जो भी बड़ा देश है, वहाँ जो मुस्लिम देश हैं वहाँ के जो लोग वहाँ पे बस रहे हैं, डेमोग्राफी उसकी काफ़ी बदल रही है और ख़तरा पैदा हो गया है इन महाशक्तियों के लिए। नहीं, ये एक है इंग्लैंड में। अभी पिछले साल मैं जब गया था लंदन में, तो वहाँ पर भी ये स्थिति को मैं देखा हूँ। यहाँ जब इनकी संख्या, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जब ये होते हैं तो अपने अधिकार ज़्यादा मांगते हैं। भारत में अभी स्थितियाँ बदली हैं, पहले भी थी लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हैं। अब वो उस देश की चिंता है, उनको अपनी चिंता करना है। मैं इस पर ज़्यादा अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारत में पिछले कुछ वर्षों से, मैं बोलूँगा कि 10 वर्षों की राजनीति में बदलाव आया है और चुनावी लाभ के लिए रेवड़ी बांटने का प्रचलन बहुत तेजी पर है। एक भारतीय होने के साथ साथ एक NRI के नज़र में आप क्या इसे बेहतर मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, एजुकेशन पर खर्च होने की आवश्यकता है यहाँ पर। और भी जो क्षेत्र के विकास के लिए, उद्योग धंधे के लिए होना चाहिए। लेकिन यदि आप चुनाव के समय में फ्री में यदि बांटने का यदि आप करेंगे तो कभी ये भी देखें। अभी मेरे को जैसे जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ में जो फ्री में देने का काम हुआ है, तो यहाँ मजदूर नहीं मिल रहे हैं, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है, निश्चित रूप से अच्छी स्थिति को मैं नहीं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं लोग अपने पैरों पर खड़े रहें, स्वावलंबी बने, इस दिशा में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, बजाय कि ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के। एक कठिन प्रश्न मैं डालता हूँ आपके पास कि जो मध्यम वर्गीय है या गरीब तबके का है, उसको यदि कुछ मिलता है तो काफ़ी आलोचना होती है, लेकिन जो राजनेता हों, चाहे वो वर्तमान हो या हारे हुए हों या रिटायर हो गए हैं, उनको जो लाभ का प्रतिशत हो हमेशा बढ़ के मिलता है। उनको सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि वो हार भी जाएं तो भी उनको सिक्योरिटी का हुआ, पुलिस सुविधा हुआ, अन्य चीज़ का भी उनको सुविधाओं की भरमार की जाती है। तो क्या यह उचित है क्या? नहीं, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से है, मैं वहाँ अमेरिका में रहता हूँ। वहाँ पर भी जो सेनेटर्स हैं, वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं, हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। वहाँ पर जब वो आते हैं तो उनके साथ कोई सिक्योरिटी वाला भी दिखता नहीं है, एक सामान्य नागरिक की तरह वहाँ पर आते हैं। और सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, भारत में कम से कम
राजनेताओं को जो ज़रूरत से ज़्यादा मिलने वाली सुविधाओं पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या हारे हुए जो विधायक हैं या हारे हुए जो सांसद हैं या फिर राजनीति से अलग हो गए हैं, उनको जो सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है वो वापस लेनी चाहिए? वो हारे हुए लोगों को मैं नहीं समझता हूँ कि क्यों उनको सुरक्षा दी जाती है। वो तो उस पैमाने के रूप में देखना चाहिए कि वास्तव में सुरक्षा किसको देना चाहिए। सब हारे हुए को सुरक्षा दें, सारे सांसदों को, मैं इसको सही नहीं मानता। जिसको यदि सुरक्षा की ज़रूरत हो, यदि ऐसा लगता हो, तो उसी को ही सुरक्षा देने की आवश्यकता है। क्या आप ये मानते हैं कि भारत में जिस प्रकार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और उद्योगों में मशीनीकरण बढ़ रहा है, वो युवाओं के लिए चिंता का विषय बन गया है, देश के लिए भी चिंता का विषय बन रहा है? बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये देश के लिए। आज जो बेरोजगारी की जो स्थिति है देश में, बड़ी असमानता है। मैं अपनी जन्मभूमि आज चिरमिरी में मैं हूँ अभी इस समय। यहाँ की जो हालात को मैं देख रहा हूँ, लोग काम करना चाहते हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं। काम मिल भी रहे हैं तो बेचारे अपना पेट पालने के लिए छोटे मोटे जो 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये, उसमें वो काम कर रहे हैं। मैं आज अमेरिका में हूँ, वहाँ मेरी एक फैक्ट्री है। पिछले 2 साल से मुझे अपने मज़दूरों की यदि आवश्यकता हो, हमको ज़रूरत हो, तो हमको आदमी वहाँ पर नहीं मिलते। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति भारत से है। जो ये प्रतिभा पलायन हो रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि भारत में बेरोज़गारी है। यहाँ लोग चाहते हुए भी उनको काम नहीं मिलता, और ये निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक बात है ये। क्या ऐसा नहीं लगता सर आपको कि जो राजनीतिक दल है अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बेरोजगारों को एक बेरोजगारी भत्ता का झुंझुना पकड़ा देते हैं, जबकि उनको आवश्यकता एक नौकरी की, एक सहारे की है? नहीं, नौकरी तो सबको मिलना चाहिए, और यदि उनको किसी सीमा तक यदि बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो वो भी उनके लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है। लेकिन नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल को, राजनेताओं को, सरकारों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। ज़्यादा एग्रेसिव होकर के इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। तो ये थे NRI चंद्रकांत पटेल साहब। भले ये अमेरिका में रहते हों, वहाँ के सफल व्यवसायी हों, लेकिन यहाँ के धरती पुत्रों से, भारत के या छत्तीसगढ़ के, इनका प्रेम, इनका लगाव इनके शब्दों से स्पष्ट पता चल जाता है।